इंडिया है वो पर्यावरण का कितना ध्यान रखकर आगे चल रही है। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का, जो हमारे बीच आ गए हैं और रीशेपिंग इंडिया कॉन्क्लेव की जो हम बात कर रहे हैं, भारत के विकास की गाथा की जो बात कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए हम मंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं, क्योंकि उनके पास वो जिम्मेदारी है जो भारत के विकास को आधारभूत रूप से आगे बढ़ाए। क्योंकि विकास जितना भी कर लिया जाए, अगर पर्यावरण का ख्याल नहीं रखा गया तो वो एक मुश्किल का सबब बनता है। तो मंत्री जी, आपका बहुत स्वागत है, मंच पर हम आपको आमंत्रित करते हैं और इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे एबीपी न्यूज़ की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद जी। नमस्कार, आप सबको नमस्कार। स्पेशल सेशन में अब हमारे अभी के गेस्ट मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इनकी इंट्रोडक्शन में एक ही बात कहना चाहूँगी। पर्यावरण वन के मंत्री हैं, क्लाइमेट चेंज के मंत्री हैं, लेकिन इनकी चर्चा इनके मंत्रालय के बाहर इनकी सफलताओं को लेकर ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो पार्टी के ऐसे साइलेंट वर्कर हैं जिन्हें पार्टी जिधर का रुख कर दे उनके लिए वो वहां जीत दिलाकर बीजेपी को वापस लेकर आते हैं। 2020 में आपको बिहार का प्रभारी बनाया गया था, आपने वहां अलायंस को जीत दिलाई सर। 2023 में आपको मध्य प्रदेश भेजा गया था, जहां लोगों ने इस बात की चर्चा करनी शुरू कर दी कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन आएगा, वहां आपने जीत दिला दी। और महाराष्ट्र 2025, जहां आप लोगों को उम्मीद नहीं थी सर, वहां पर आपने जैसे जादू ही कर दिया। अब भूपेंद्र यादव जी, इस इनविजिबल जादू की छड़ी लेकर आप किस स्टेट का रुख करने वाले? धन्यवाद मेघा जी। धन्यवाद इस बात का देता हूं कि आपने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं के समर्पण के साथ काम करने वाली पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज ये भारत के शासन की और राजनीति की केंद्र बिंदु बनी है। भारतीय जनसंघ से शुरू होकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा में अनेकों समर्पित कार्यकर्ताओं के जीवन को होम होते हुए देखा है, और इसलिए अब पार्टी को जो विजय मिल रही है वो कोई किसी प्रभारी की रणनीति नहीं होती। वो लाखों कार्यकर्ताओं ने जो ज़मीन पर अपना पसीना बहाया है, एक मिशन को लेकर के काम किया है, और एक मिशन की भावना को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो सक्षम नेतृत्व है, तो कोई भी जीत में हम प्रभारी रहे हैं उसमें एक कार्यकर्ता जितनी भूमिका हमारी है, ये जीत का पूरा श्रेय पार्टी के नेतृत्व और पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ताओं को जाता है। सर देखिए, ये कॉन्क्लेव इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, तो पहले ईमानदारी से मैं उस सब्जेक्ट पे थोड़े सवाल पूछूंगी, फिर राजनीति वाले सवाल पर आऊंगी, क्योंकि उसके बगैर तो मैं आपको जाने नहीं दे सकती हूँ। लेकिन शुरुआत कर ईमानदारी से पूछोगे? बिल्कुल। तो मगर फिर ईमानदारी की ओथ क्यों ले रहे हो? आप मान लो, आपका एफिडेविट के साथ आप जो प्रश्न पूछना है पूछिए, हम सारे ईमानदारी से ही मानेंगे। नहीं, आप तो देंगे ही जवाब, क्योंकि शुरुआत मैंने पॉलिटिकल सवाल से कर दी। मगर सर ऐसा है कि आप क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन मंत्री भी हैं, और अभी हम जिस समय में रह रहे हैं, जिस तरीके की आपदा आई है एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में, जो हम तबाही देख रहे हैं, उसके बारे में आप यू एज द कंसर्न्ड मिनिस्टर, पहले आपके उसके बारे में क्या व्यूज हैं, क्या सोचते हैं, क्या हो रहा है सर? देखिए, क्लाइमेट चेंज ये इस दुनिया का ज्वलंत मुद्दा है।
पूरी धरती पर 3 बड़े चैलेंजेस हैं। एक, इंडस्ट्रियलाइजेशन युग के बाद और इस तरक्की की रफ्तार से जो एनर्जी से जो कार्बन एमिशन होता है, उसके कारण धरती के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है जी। दूसरा, लगातार शहरीकरण, कंज्यूमरिज्म और बाकी चीज़ों से बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है। और तीसरा, धरती में बंजरीकरण का खतरा, डेजर्टिफिकेशन का खतरा बढ़ रहा है। इन तीनों चुनौतियों के लिए पूरा विश्व समाधान के लिए लगा हुआ है। हमने अभी प्राकृतिक आपदा और बाढ़ के प्रकोप को उत्तर भारत में देखा है। सबसे पहले तो हमारी संवेदनाएं जिनके क्षति हुई है उनके साथ है। इससे पहले हमने भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्र पे ताउत के और आम्फान जैसा तूफान देखा। अब इन आपदाओं से निकलने के लिए कुछ तात्कालिक उपाय हैं और कुछ दीर्घकालिक उपाय हैं। जी। जो अर्जेंट सॉल्यूशन है उसमें पेड़ों की कटाई को बचाना, अनियोजित विकास को रोकना, नीचे स्टेट गवर्नमेंट को रेगुलेशंस करना। अब जैसे हमने कोई साल भर पहले देखा था, वायनाड में हजारों लोग जमीन के नीचे दब गए थे। फिर बाद में पता पड़ा कि केरल सरकार ने वहां पर अवैध बस्तियां बसने दी। तो इनका एक इकोलॉजी और इकोनॉमी का आपस में संबंध होना चाहिए और राज्य सरकारों को जो भी मानवीय बस्तियां विकसित हों, ह्यूमन हैबिटेट बसे, वहाँ पर डेवलपमेंट को, इकोनॉमी को एनवायरनमेंट के साथ संतुलित करते हुए करेंगे तो इन आपदाओं पे प्रबंध पाया जा सकता है और त्वरित रूप से उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। और भूपेंद्र जी, ऐसा है सर कि ये जो पहाड़ों से तबाही आई है हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, अलग अलग राज्यों में, ये बताया जा रहा है कि पेड़, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं, पेड़ काटने से जिस तरीके की तबाही आई, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता व्यक्त करी जब हिमाचल में पानी के साथ आप कटे हुए पेड़ सब भी मिल रहे थे नीचे। उस पर ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की सर। अब ऐसा है कि विकास से विनाश ना हो, आप पेड़ काट रहे हैं, वहाँ पर या तो आप नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, वहाँ नए विलेज टाउन्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, आप पेड़ काट रहे हैं, रैंडमली पेड़ काट रहे हैं। ये सर, इस बारे में आपकी मंत्रालय क्या कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट, आई अंडरस्टैंड कि उनका भी काम है, पर आपकी मंत्रालय इस बारे में क्या कर रही है? देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर का भी पीछे जाना है, क्लाउड बर्स्टिंग भी होना है, ये भी सारे कारण हैं। और ग्लेशियर पीछे जाने के कारण एक जल का संचय होता है, उसका भी बहुत ज़्यादा आना है। अब पंजाब में तो 3% ही जंगल था, वहाँ तो जंगल ही नहीं है, फिर भी वहाँ पे बाढ़ आई है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो आदमी, ट्राइबल आदमी दूर गांव में बसा हुआ है, उसको आप मना कर दो भाई तुम्हारे घर तक सड़क नहीं जाएगी। भाई, नियोजित विकास, संतुलित विकास, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर ग्लेशियर्स का विषय है, अगर क्लाउड बर्स्टिंग का विषय है, तो ये व्यापक जलवायु परिवर्तन के भी विषय हैं, उन सबको ध्यान देना चाहिए। इसका अर्थ ये कभी नहीं हो सकता है कि हम इकोलॉजी के मानकों का ध्यान रखें, कंस्ट्रक्शन के समय, डेवलपमेंट के समय जो कंसर्न है, उन कंसर्न्स का हम ध्यान रखें। वो तो करना ही चाहिए, लेकिन सड़क तो अंतिम छोर तक पहुंचानी चाहिए। केवल उसके कारण नहीं हो रहा है, केवल उसके वो एकमात्र कारण नहीं है। ओके। अनेकों कारण मिलके हैं, इसलिए संतुलित विकास का एक दृष्टिकोण अपनाना। और ये जो शहरी विकास है तो राज्य सरकारों का विषय है जी, और मानव बस्तियों के कारण जो शहरी विकास है उसमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना, इसमें सबकी भूमिका है,
सबको संवेदनशील होना चाहिए। तो यादव सर देखिए, ये सवाल इसलिए भी उठा और मैं एक आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसलिए भी उठा क्योंकि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो WRI है, उनकी रिपोर्ट 2015-2020। ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये इंस्टीट्यूट, ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट अरे है। आप वर्ल्ड नहीं में- मानेंगे इस नहीं, नहीं। आंकड़े को, आप नहीं मानेंगे क्योंकि मेरे को ये तो नहीं, मुझे उसका एड्रेस बताओ, फिर मैं जवाब देता हूँ। नहीं, क्यों आप ये कमाल। गलत है ये आंकड़े। आप एड्रेस तो बताओ, इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? दिल्ली में है, मुंबई में है, जिनेवा में है, नीदरलैंड में? मुझे वो तो बताओ। आप जवाब दे दीजिए क्योंकि नहीं, इस मैं- इन आंकड़ों के देखिए मेघा जी, हिसाब से आप- ब्राजील के मैं- बाद नहीं, नहीं। इंडिया में सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन। मेघा क्या जी। ये आंकड़े गलत है सर? नहीं, आप बताओ ना, इंस्टीट्यूट का एड्रेस तो बताओ। ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूट का एड्रेस आप ले आओगे और आप मुझे बताओ, ये नीदरलैंड में है, जिनेवा में है, अमेरिका में है, भारत के वो झुमरी तलैया झारखंड में वहां पे है, कहाँ हेडक्वार्टर है इसका? ठीक है, तो ये आंकड़े के बारे में आप बताओ। मुझे पहले आप इंस्टीट्यूट बताओ ना। मैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में भारत सरकार का संस्थान है, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, जिसमें भारत के फॉरेस्ट एरिया में वृद्धि हुई है। मैं इंस्टीट्यूट का एड्रेस देता हूं, देहरादून में है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, भारत सरकार का तो ये संस्थान। गलत है सर। इंस्टीट्यूट का एड्रेस आप बता नहीं रहे और मेरे से सही गलत पूछ रहे हो। सर लिसन, अब इसके हिसाब से इंडिया में डिफॉरेस्टेशन ब्राजील के बाद सिर्फ नेक्स्ट है। इंस्टीट्यूट कहाँ है ये? आपको इसका एड्रेस भी नहीं पता, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। ऐसे मेघा जी, ऐसे नहीं चलता है भाई। आप इंस्टीट्यूट का एड्रेस बताइए, उसकी ऑथेंटिसिटी बताइए। मैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कह रहा हूं, भारत सरकार का। रॉन्ग, ये गलत है। मैं नहीं कह रहा गलत सही है। आपको तो इंस्टीट्यूट का भी नहीं पता कहां पर है। ठीक है, अगर आप, ठीक है सर, ये भाई मैं इंस्टीट्यूट आपसे कहाँ है, क्या है, वो तो मैं निकाल के आपको भेजूंगी। मेरे भेजोगी तो मैं जवाब भेजूंगा। मैं तो बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, मैं जवाब से नहीं, मैं कभी जवाब से नहीं बचता हूँ, लेकिन पर कोई यहाँ भी पॉइंट अलग थी। यहाँ आपने घुमा दिया पॉइंट को। पॉइंट अलग थी कि डिफॉरेस्टेशन इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट हो रहा है। मैं ये पूछ रही हूँ कि नहीं हो रहा है गलत अभी भी। जिस मैं वही पूछ रही हूँ। मैं अभी आपको कह रहा हूँ, भारत सरकार के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार का संस्थान है, जिसमें हम फॉरेस्ट के सर्वे को प्रकाशित करते हैं। उस फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में भारत का फॉरेस्ट सर्वे बड़ा है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, हम कोई भी औद्योगिक गतिविधि के लिए अगर भूमि देते हैं, स्वीकृत करते हैं, तो उसका कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन देना पड़ता है। बिना कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के हम किसी भी भूमि पे जंगल भूमि के परिवर्तन को अलाउ नहीं करते। मैं मेरे सारे मीडिया के लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा, कृपया कोई आंकड़े देते समय उस संस्थान का परिचय भी हमें देंगे, उसकी पृष्ठभूमि भी हमें देंगे, हम आपके जवाब देंगे। मैं मीडिया के मित्रों को ये भी कहना चाहूँगा, मैं बहुत ओपन हूँ, लेकिन मुझे ऑथेंटिसिटी के साथ पूछिए और उसका जवाब प्राप्त करिए। ठीक है, आपने एक पत्र लिखा सारे सांसदों को पार्लियामेंट में, एक पेड़ माँ के नाम। जानना चाहती हूँ सर, उसके पीछे क्या उद्देश्य थी आपकी, जो इन सबको लिखा गया ये पत्र? बहुत अच्छा। और मैंने सांसदों को पत्र लिखा, लेकिन मैं पूरे देश की जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि पेड़ लगाना ये हम सबका दायित्व है। पेड़ लगाना, एक पेड़ माँ के नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा अभियान, एक संकल्प, एक विज़न हमको दिया है। इस धरती पे दो ही लोगों का हमारे पे एहसान है। एक हमारी माँ का, जिसने हमें जन्म दिया। हम शायद कोई भी 4-5 साल तक के थे तो हमारा भोजन, रहना, सोना, चिंता वो माँ करती थी। और जब हम बड़े हुए तो हमें जो आज फूड मिलता है, औषधि मिलती है, एनर्जी रिसोर्स मिलते हैं, वो धरती माँ से मिलते हैं। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हो, लेकिन आपका मकान एक चिड़िया को दाना भी नहीं खिला सकता। आप एक बरगद का पेड़ लगाइए, आपको शाम को सो चहचहाते हुए पक्षी मिलेंगे। आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो, बहुत बड़ी एसी बिल्डिंग बना सकते हो, वो ऑक्सीजन नहीं दे सकती, वो कार्बन डाइऑक्साइड देगी। आप एक पेड़ लगाते हो, वो एक परिवार को पूरा ऑक्सीजन देने का काम करेगा। तो इस धरती पे हमें औषध, फूड, पक्षियों को, सबको पेड़ के कारण मिलता है। इसलिए धरती माँ के प्रति अगर कृतज्ञता व्यक्त करनी है तो एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे लगाइए, जिससे हमारे अंदर पर्यावरण के साथ मानवीयता भी जगे।
आपके इसी थीम के साथ रहते हुए सर आगे बढ़ के सवाल पूछूंगी कि पिछले 2-3 महीनों में बहुत ऐसी खबरें हम लोगों ने भी दिखाई, सबने दिखाई, जहां हाथियों का आतंक बहुत देखने को मिला सर। हाथी जैसे देहरादून वाले जो कॉरिडोर है उसके आसपास सड़क पे आ जा रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, गाड़ियां उठा के पटक दे रहे हैं, नुकसान हुआ है। और ऐसे फ्रीक्वेंटली ऐसे पिक्चर्स अब आने लगे हैं। तो ये जो संघर्ष चल रहा है मानव और ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये जो संघर्ष चल रहा है, 2 वजह है। एक तो खुद ही हम लोग उनके ही एरिया में इंक्रोच कर रहे हैं और वो अब जाएंगे कहाँ जब आप उनकी जगह ले रहे हैं। तो इस तरीके की जो क्लैश दिख रही है और बहुत फ्रीक्वेंटली दिख रही है, कितना डेंजरस है, कितनी बड़ी चैलेंज है आपके लिए? सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगह में सर। कभी लेपर्ड दिख जाते हैं बाहर, कभी कुछ दिख जाते हैं। आपने बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं मानता हूं कि मानव वन्यजीव संघर्ष एक बहुत बड़ा चुनौती का विषय है। उसके लिए हम लोग जो जंगल का क्षेत्र है उसमें जो हमारे हैबिटेट हैं, विशेष रूप से जो बड़े जानवर्स हैं उनके जो हैबिटेट हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे हमने देश में टाइगर कंजर्वेशन का प्रोग्राम चलाया है। 2014 में हमारे देश में 48 टाइगर रिजर्व होते थे, उनकी संख्या बढ़कर 58 हो गई है। ऐसे ही हाथियों में हमने 33 एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर करे हैं। एलिफेंट रिजर्व का माने हाथी एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र, जिसको वातावरण में उनके अनुकूल पौधे, पेड़ जो उनको चाहिए और उनका हाथी का मूवमेंट लगातार होता है। तो हमने 33 ऐसे एलिफेंट रिजर्व एरिया को आइडेंटिफाई किया है। उनके वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वो एक जगह नहीं रुकते, उनके झुंड में चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो दूसरा काम हमने किया है कि उनके कॉरिडोर्स को चिन्हित किया है। अब उस कॉरिडोर के बीच में से रास्ते, रोड जाते हैं, ट्रेन जाती हैं। तो हमने उनके लिए एक जीपीएस मॉनिटरिंग सिस्टम का किया है। हाथियों के झुंड जब चलते हैं तो उनके कंपन को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनके लिए हमने अलर्ट सिस्टम शुरू करे हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ जगहों पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात का भी उल्लेख किया था कि जो ऐसे एरियाज हैं उनके जो पास वाले गांव वाले हैं, तो शाम को वहाँ पर रेडियो से सूचना प्रसारित की जाती है कि आज हाथियों के झुंड का मूवमेंट इस तरफ रहेगा। ये हम लोगों ने एक प्रयोग शुरू किया है। मैं जब वायनाड में भी गया था और मैंने वहाँ पे बैठक ली थी, तो कई जगहों पे मैंने शुरू कराया है कि डीएफओ, कलेक्टर और एसपी अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, ताकि डीएफओ के पास जो सूचना रहती है वो स्थानीय प्रशासन को जा सके। फिर हमारे कुछ जगहों पे ऐसे हैं कि जैसे ट्रेन जब चलती है तो उधर जो क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर कई बार उनका जो छोटा बच्चा होता है उसका पैर क्लिप हो जाता है, तो बड़े हाथियों का भी एक्सीडेंट होता है। हमने 1500 ऐसे हॉट स्पॉट चिन्हित करके रेलवे के साथ उनके जाने के ईज हो जाए उसके लिए काम करा है। हमने इसके लिए जिन लोगों को क्षतिपूर्ति होती है, उनका जीवन तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उनके मुआवजे की राशि को बढ़ाकर एक 10 लाख रुपए भी करने का काम हम लोगों ने करा है। फिर हमने अब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेशनल जो हम प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाते हैं उसकी जो स्टीयरिंग कमेटी है, अभी तक तो अभी जो ऐसे ऐसे संस्थान बोले थे वो उनके लोग आते थे, अब हमने महावत, लोकल कम्युनिटी, ट्राइबल, उनको हमने उस कमेटियों में स्थान दिया है। और उनकी जो लर्निंग बेस एक्सपीरियंस है उससे हम लैंड यूटिलाइजेशन और लैंड कंजर्वेशन इसको लेकर के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और हमारा ये अवेयरनेस का प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम, हमारा उनके हैबिटेट का प्रोग्राम, हैबिटेट के को आइडेंटिफाई करने का प्रोग्राम, इन सब विषयों को लेकर हम सजगता से काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि जितना ये संघर्ष टाला जाए, टलना चाहिए। सर आपसे मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आ गई है, लेकिन ये सवाल आपसे बनता है पूछना वनटारा के ऊपर।
कल ही आई है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि एसआईटी जो उन्होंने 3 वीक पहले बनाई थी उनकी एग्जॉस्टिव रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के बाद में उन्होंने किसी भी तरीके की कॉन्ट्रोवेंशन इन लॉ नहीं उनको मिली है। इनफैक्ट उनका ये भी कहना है ऑब्जर्वेशंस में कि जो स्थिति होनी चाहिए वंतारा में उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया स्थिति एग्जिस्ट कर रही है। मगर ये पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से जो ये पूरा मुद्दा बनाया जा रहा था, अलग अलग कम्युनिटीज इन्वॉल्व हो रही थी, पॉलिटिकल शेप दिया जा रहा था इसको, क्या कहेंगे सर अब इस रिजल्ट, इस ऑब्जर्वेशन या इस ऑर्डर के बाद क्या कहेंगे आप इस बारे में? सबको सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानना चाहिए। उसके आगे कुछ नहीं कहेंगे? क्यों इतना मुद्दा इसको बनाया गया? नहीं, मुझे किसने बनाया है ये विषय नहीं था। देश में वन्य जीव को रखने के लिए, संरक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है जी। हम जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उसमें साइटिस के जो हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके साथ बंधे हुए हैं। अगर कोई भी आप एग्जॉटिक पशु या पक्षी बाहर से लाते हैं तो साइटिस के नियमों का पालन होता है, कस्टम के नियमों का पालन होता है, WCCB के नियमों का पालन होता है, एक आपके पास लॉ है उसका पालन होता है। कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस चलमेश्वर के नेतृत्व में, हाई कोर्ट के जज थे, उनकी कमेटी बनाई। उस कमेटी ने अपना एक वस्तुपरक, तथ्यपरक उन्होंने संज्ञान लिया और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में उन्होंने सारे विषय को स्पष्ट किया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो कमेटी बनाई और जो निर्णय है वो सबके सामने है और हम तो देश में सभी जगहों पे नियमों का पूरी तरीके से पालन में यकीन रखते हैं, जो इस निर्णय में भी आया है। सर, एक सवाल पूछना चाहूँगे आपसे। मुझे नहीं पता कि कितना डायरेक्टली आपका मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, बट पोल्यूशन से कनेक्टेड है, इसलिए पूछना चाहूँगी कि जब दिल्ली इलेक्शन इस साल कैंपेन्स चल रहे थे, बहुत बड़ा मुद्दा बना यमुना की गंदगी, ठीक है। अब कुछ महीने बीत गए हैं, उसके बावजूद जो लेवल है, जो स्तर है पोल्यूशन का, वो अभी भी चिंताजनक बना हुआ है। आप वो एक मुद्दा वहाँ ले लीजिए, AQI इंडेक्स दिल्ली की जो है, अभी गडकरी जी आए हुए थे सुबह में, वो कह रहे थे कि मैं चला जाता हूँ दिल्ली छोड़ के क्योंकि इतना पोल्यूशन कौन बर्दाश्त करेगा यहाँ पर। अब ये मंत्री खुद ही कह रहे हैं, अब समझिए आम जनता की क्या ही हालत होगी सर। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ ठोस कदम, कुछ मतलब एक्चुअल सोल्यूशन, छोटे मोटे इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन कोई सीरियस सोल्यूशन है क्या दिल्ली के लिए, यमुना के लिए सर? आपने बिल्कुल सही मुद्दा पूछा है और प्रदूषण ये हम सबकी चिंता और कंसर्न का विषय है। हम लोग केंद्र में सरकार में आने के बाद पिछले 10 वर्षों में इसमें बहुत गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। अगर आप पिछले 3-4 साल के जो खतरनाक सीवियर डे और को अगर आप तुलना करेंगे तो दिल्ली में कम हुए हैं। उसमें सबसे पहले दिल्ली में जो कमर्शियल व्हीकल्स थे उनके ट्रैफिक जाम के कारण काफ़ी पॉल्यूशन होता था। तो पिछले 10 वर्षों में जो KMPs बनाए हैं और जो पेरिफेरियल रोड बनाए हैं उसके कारण वो ट्रैफिक बाईपास हुआ। दूसरा, जो व्हीकल में पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता था, BS4 से BS6 हम लेकर के आए। तीसरा, जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता था उसमें हमने औद्योगिक इकाइयों को PNG में कन्वर्ट किया। चौथा, इस बात की आवश्यकता महसूस होने लगी कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली के कारण नहीं है, वो NCR रीजन के कारण है। अब दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी यूपी में कैसे डायरेक्शन दे सकता है या दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी हरियाणा में कैसे डायरेक्शन देता है? तो केंद्र सरकार को लगा कि इसके लिए लेजिस्लेशन लाकर एक अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए। तो CAQM एक अथॉरिटी बनाई गई। CAQM को हमने पार्लियामेंट से लेजिस्लेटिव या एम्पावर्ड किया कि वो इस सारे विषयों का समन्वित निर्णय दे। उसका जो एक सबसे बड़ा परिणाम पिछले 2 सालों में नज़र आया कि जो ग्रैब है वो सुप्रीम कोर्ट को अब आवश्यकता नहीं पड़ती, CAQM उसको लगाने का कार्य करती है। उसके बाद अब चूँकि आप PNG पे सारे ले आए, आपने ट्रांसपोर्ट को कर दिया, आपने पेट्रोलियम का कर दिया, आपने CAQM अथॉरिटी कर दी, अब इससे आगे क्या करें? आज सुबह ही मैंने इसकी मीटिंग ली थी।
अब हमने ये करा है कि दिल्ली में जैसे 50,000 इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, 50,000 इंडस्ट्रियल यूनिट में 2,500 इंडस्ट्रियल यूनिट ऐसी जो रेड कैटेगरी में है, जो पॉल्यूशन लेवल पे बहुत ज़्यादा है। उनका हमने नियंत्रण और मॉनिटरिंग के लिए एक व्यवस्था बनाई है, लेकिन हम उसमें कोई पैनिक नहीं करना चाहते, उसमें किसी प्रकार का कोई पैनिक नहीं करना चाहते, लेकिन बेहतरी के साथ उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन है वो डस्ट पॉल्यूशन है। आज सुबह ही मीटिंग में हमने निर्देश दिए हैं कि आप ऐसे एरिया आइडेंटिफाई करिए जो डस्ट पॉल्यूशन की दृष्टि से, और उनको बंद करने का, उनको रोकने का काम आप तेज़ी से करिए। तीसरा, जहाँ पर जिन बस्तियों में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है उन बस्तियों को पहचान करके वहाँ वेस्ट कलेक्शन और वेस्ट डिस्पोजल, उसके लिए आप कार्य करिए। चौथा, पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण डस्ट है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण डस्ट और डेमोलिशन है। आज हमने ये भी कहा है कि आप जो डेमोलिशन एक्टिविटी हो रही है उसके आप स्पॉट चेक करिए कि वहाँ पर ये डस्ट जा कर के इकट्ठा होएगा, तो आप व्हीकल पॉल्यूशन को, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को, डस्ट पॉल्यूशन को जो तुरंत मेजरमेंट हो सकते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद भारत सरकार ने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा पैसा पराली को लेकर के दिया था, अभी वापस से वो आने लगे हैं। तो हमने जो मेजर ज़िले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पिछली बार प्रॉब्लम कर रहा था उनको आइडेंटिफाई करने का काम किया है, वहाँ पर किसानों को पहले से अवेकन करने का काम किया है। अभी कृषि मंत्रालय के साथ सारे कृषि मंत्रियों के साथ हम बैठक करने वाले हैं। फिर जो एनसीआर रीजन में ये सारी सुविधाओं को ले जाने के लिए उनके मंत्रियों के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पिछली बार जितना हमने इसको नियंत्रण करा है हम सबके सहयोग से आगे करेंगे। यमुना में 2 तरह के विषय हैं। यमुना में दिल्ली में 7-8 जगहों पे जो एसटीपी हैं वो सही तरीके से चलने के लिए उसको एक कंप्लीट ड्रेनेज के माध्यम से दिल्ली सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ कार्य किया है। यमुना के रिवर बेड में पिछले दिनों आपने देखा होगा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पेड़ लगाने का, क्लीनिंग का, सफाई का काम किया है। दिल्ली सरकार ने अभी आने के बाद बहुत तेज़ी से काम किया है। मैं इतना विश्वास करता हूँ कि अब दिल्ली की सरकार विज्ञापन नहीं दे रही है, ज़मीन पर काम कर रही है, उसके परिणाम जल्दी ही आपको दिखने लगेंगे। बढ़िया है, दिल्ली की सरकार विज्ञापन नहीं दे रही है, ज़मीन पे काम कर रही है। आप पर्यावरण मंत्री हैं, आप ज़रा मुझे बता दें सर कि दिवाली आने वाली है, क्या वो 15 दिन के लिए जो लोग बैग पैक करके भाग जाते हैं यहाँ से क्योंकि सांस नहीं ले पाते हैं, इतनी हैवी हो जाती है पोल्यूशन से हवा, इस बार क्या स्थिति रहेगी सर? आप बैग नहीं पैक करोगी, मुझे 15 दिन में जरूर मिलोगी। ठीक है, तो वो फिर उसके बाद आपसे जरूर इंटरव्यू करूंगी सर, क्योंकि ये इतना सरल है नहीं ये सिचुएशन। मैं इंटरव्यू के लिए, अपनी जिम्मेदारी के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैं आपके बीच में हूँ, सबके बीच में हूँ, दिल्ली वालों के बीच में हूँ। मैं दिल्ली में लगातार, मेरा दिल्ली ही कर्म क्षेत्र रहा है, मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में वकील रहा हूँ, 25 साल से दिल्ली में हूँ। दिल्ली बेहतर हो ये मेरा संकल्प है और प्रधानमंत्री जी का ये सबसे बड़ा आह्वान है और मैं पूरी ईमानदारी से सबके साथ मिलकर उसको निभाऊंगा और इसको हम कम करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कम करेंगे, इस बार हालत नहीं रहेगी पिछले बार जैसी, आपकी सरकार पहली बार यहाँ पर आई है। पूरी गंभीरता से कोशिश करेंगे और बाकी जो परिणाम होगा उसके बाद तो आप मेरा इंटरव्यू लोगे, लेंगे ही तो सर। मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। ठीक है, आप तब बताइएगा विस्तार से। पर अब थोड़ा मूव कर रही हूँ मैं पॉलिटिकल सवालों की तरफ सर। देखिए, अब पहला ही सवाल है, आप फिर मुझे वैसे ही उलट के जवाब देंगे कि मैं ये सब गलत है, फालतू बात है, मत पूछो, लेकिन सॉरी पूछना पड़ेगा मुझे। ऐसा है सर कि आपकी पार्टी को अध्यक्ष मिल नहीं पाया है बहुत समय से, सवाल बहुत उठ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इशू कहाँ है, किधर मामला अटका है। पर सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल मेरा ये है सर कि जो 4-5 नाम घूम फिर कर आते हैं उसमें ऐसा होता है कि हर महीने कोई नए नाम जुड़ जाते हैं, वो एक आध महीना ट्रेंड करता है फिर नीचे चला जाता है। आपका नाम ऐसा है भूपेंद्र यादव जी जो जब से ये मामला शुरू हुआ है तब से है और अभी तक टिका हुआ है, आपका नाम हटता ही नहीं उस लिस्ट से। तो अब मैं पूछना चाह रही हूँ भूपेंद्र यादव जी से कि क्या मैं बीजेपी के अगले अध्यक्ष से अभी बात कर रही हूँ? देखिए, पहले बात ये मैं इसको विनम्रता के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि कृपया ये आप धारणा हटा दीजिए कि भाजपा को अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र देश में ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से चुनाव रहता है और ये चुनाव ऊपर से नहीं होता है,
भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर के कार्यकर्ता जिले का चुनाव करते हैं, जिले के कार्यकर्ता प्रदेश का चुनाव करते हैं, प्रदेशों के चुनाव संपन्न होने के बाद केंद्र सरकार का चुनाव होता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों कुछ प्राकृतिक आपदाएं और कुछ जो देश में जिस प्रकार से देश ने शौर्य और पराक्रम से अपने पड़ोसी देश के आतंकवाद के खिलाफ भी विषय करा, उन राजनीतिक परिस्थितियों में हो सकता है कुछ राज्यों के चुनाव बाकी रहे हों। इसको हमारे चुनाव अधिकारी पूरे तरीके से अच्छे तरीके से संचालित कर रहे हैं और उस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद आपको नया अध्यक्ष मिल जाएगा। बाकी अध्यक्ष बनना ये पार्टी का निर्णय होता है, ये किसी व्यक्ति का नहीं होता है, इसलिए बाकी का आपका प्रश्न इररिलेवेंट। लेकिन इतना समय क्यों? ये तो कभी पहले नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ऐसा कभी नहीं होता है, पहले नहीं हुआ है। पार्टी एक पूरी प्रक्रिया से उस विषय को कर रही है और पार्टी ने हमेशा उस व्यवस्था से बहुत अच्छे ढंग से इस कार्य को किया है। ठीक है, आप जवाब ऐसे गोल गोल देंगे इसलिए आगे इस पर पूछना ही बेकार है। मैं आगे बढ़ती हूँ, बिहार पर चलती हूँ। सर, आपने बिहार में प्रभारी का काम संभाला है। पहला सवाल आपसे, नीतीश कुमार जी से कैसे रिश्ते हैं आपके? नहीं, बहुत अच्छे हैं, मैं तो उनका बहुत सम्मान करता हूँ। तो आप ये बताइए सर, इस बार जब आप लोग बार बार कहते हैं सवाल पूछने पर कि नीतीश जी के ही नेतृत्व में आप ये लड़ रहे हैं चुनाव, क्या आप ये कह सकते हैं भूपेंद्र यादव जी एज वन ऑफ द टॉप मिनिस्टर्स एंड वन ऑफ द ब्रेन्स बिहाइंड दिस पार्टी कि इस इलेक्शन के बाद अगर आपकी अलायंस वापस पावर में आती है तो नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे? हाँ, उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं और एनडीए की सरकार का नेतृत्व वही करेंगे। तो वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे अगर आप लोग को नंबर्स आते हैं तो? हम आएंगे ही, सरकार बीजेपी की और मुख्यमंत्री वही बनेंगे। हाँ, एनडीए का वही नेतृत्व है। अभी तो चेहरा एनडीए का नीतीश कुमार जी है। तो आप ये क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए विपक्ष सर ऐसा है, विपक्ष अब प्रधानमंत्री जाते हैं बिहार में तो विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष कहता है हिम्मत है तो बोलो अपने रैलीज में कि आप नीतीश कुमार बनेंगे आपके नेक्स्ट मुख्यमंत्री। राहुल गांधी जी ने आज तक क्या बताया उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हम तो कह रहे हैं नीतीश जी का नेतृत्व है। आप ये पूछो राहुल गांधी जी से, आप पूछिए राहुल गांधी जी से। हम तो नीतीश जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार चला रहे हैं। बिहार को हमने जंगल राज से मुक्त किया है, भ्रष्टाचार से मुक्त किया है, भाईचारे का शासन दिया है, छोटे और गरीब वर्गों के उत्थान का काम करा है। आज बिहार के सारे जो हाशिए पे लोग थे उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। बिहार में कृषि सिंचाई बढ़ी है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, बिहार में तरक्की बढ़ी है, बिहार का स्वाभिमान और गौरव जगह है। ये पिछले 25 साल से नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है उसी के कारण तो संभव हुआ है। सच बताइए, अब आप सच बताइए सर, क्या इस बात में अब वही है पॉइंट है कि अब आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे नहीं, लेकिन बीजेपी को इस बात का अब पूरा एहसास है सर कि नीतीश कुमार जी को अगर प्रोजेक्ट किया गया एज द नेक्स्ट सीएम तो आपको नुकसान होगा? नीतीश जी एनडीए के सबसे सम्मान्य नेता हैं। नीतीश जी की एक क्रेडिबिलिटी और साख है और नीतीश जी इसने बहुत अच्छा बेदाग जीवन के साथ एनडीए के बहुत सफल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। ठीक है भूपेंद्र यादव जी, ये सब रखेंगे, ये सारे रखेंगे। जिस दिन आपका मुख्यमंत्री आएगा उस दिन आप निकाल कर आपसे मैं सवाल पूछूंगी। पर एक बात बताइए मुझे, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बिहार में कौन है? इस पे भी कंफ्यूजन है, पता ही नहीं चलता। नहीं, आपको पता करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए का नेतृत्व में अभी नीतीश जी। वो तो मान लिया मैंने वो बात। हम एनडीए को पूरी तरीके से मानते हैं। बिहार में हमने एनडीए का एक सक्सेसफुल नेतृत्व किया है। आप नाम लेने से क्यों कट रहे हैं सर? बीजेपी का चेहरा कौन? नहीं, बीजेपी एनडीए के नेतृत्व में कर रही है तो बीजेपी को चुनना है कि एनडीए के नेतृत्व में हमें चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप ये तो मुझे बता ही सकते हैं सर कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चेहरा आपकी पार्टी के अंदर कौन है? अगर मुझे घुमाकर आपसे ऐसी पूछना पड़े तो। आप घुमा करके पूछे ही मत, आपको बहुत स्पष्ट है बिहार में एनडीए एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए अगर नंबर्स आते हैं तो क्या बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री हो सकता है? बीजेपी ने हमेशा अपने एनडीए के गठबंधन धर्म का पालन किया है। सर ऐसा है कि आपके जो घटक दल है ना वो तो आपको परेशानी में डालना शुरू कर दिए। जीतन राम मांझी जी ने बोला अभी परसों एक भी घटक दल ने परेशानी में नहीं डाला है। डाल रहे हैं। अभी जीतन राम मांझी जी ने अभी बोला परसों, उन्होंने कहा कि मुझे 15 से 20 सीट नहीं मिलेंगी तो मैं 100 सीट पर खुद ही लड़ूंगा, अलायंस में रहूंगा नहीं। चिराग कहते हैं, चिराग अब इतने सारे सोशल मीडिया पोस्ट सब आगे किए जाते हैं उसके ऑफिस कि भाई चिराग ने अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए और हमें इतनी सीट मिलनी चाहिए। वो तो
40 सीट के नीचे मानने को तैयार ही नहीं है, जैसा हाव भाव लग रहा है। अब इतनी सीटें बीजेपी और नीतीश कुमार जी, चिराग और जितन राम मांझी जी को देने के लिए तैयार है। ये आपकी बैक एंड फोर्थ कब तक चलती रहेगी? नहीं, हाँ, एनडीए एकजुट है, हमें तो किसी को परेशानी नहीं है। आपको क्यों हो रही है? हम टाइम पे सब घोषित कर देंगे। टाइम पर आप घोषित करेंगे तो मसल तो फ्लेक्स कर रहे हैं सर वो लोग बिहार में, चिराग भी कर रहे हैं, जितन राम मांझी भी कर रहे हैं, आपके घटक दल तो आपसे आप अपनी पाउंड ऑफ फ्लैश एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सर। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मीडिया को अपना टीवी चलाना होता है, इसलिए 24 घंटे न्यूज़ देते हैं। हम तो बिल्कुल सही तरीके से सही टाइम पे सब करेंगे, और एनडीए वहाँ पर विजय की ओर जा रहा है। वो सब मेरे को तो लगता है, मैंने सुना है कि जो बिहार की यात्रा कर रहे थे वो तो कहीं विदेश में आराम कर रहे, थक के होस्ट अब क्यों चले गए थक थका के, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। वरना नेता को तो जब जनता से समर्थन आता है तो वो और जनता में जाता है, ये तो देश ही छोड़ के चले गए। इसलिए बिहार में हमारी लड़ाई घुसपैठियों के खिलाफ है, बिहार में लड़ाई हिंदुस्तान के सम्मान के लिए है, बिहार में लड़ाई बिहार के सम्मान के लिए। और हम तो बिहार में ही चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव तक कहीं विदेश नहीं जाएंगे, और चुनाव के बाद भी नहीं जाएंगे। हमारी ये लड़ाई सीधे सीधे घुसपैठियों के खिलाफ है। ओके, आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी अब बार बार इस मुद्दे को अपने स्पीच में उठा रहे हैं सर। विपक्ष कह रहा है, और मैं ये विपक्ष के ही सवाल है, मेरे सवाल ये विपक्ष कह रहा है। विपक्ष भारत से कह रहा है या भारत के बाहर से कह रहा है? ना विपक्ष आपके भारत से सर अब ये हमने तो सुना है विपक्ष की वेबसाइट भी भारत के बाहर से थी। तो अब ये मुझे पहले मतलब जैसे आप वो एक संस्थान लाई थी ना जिसका कोई अता पता नहीं मिला। देखिए आप अता पता सर, मैं तो वैसे है ये दिल्ली में, बाय द वे मैंने चेक किया, ये दिल्ली की संस्था है, आप नहीं माने। भाई देखो, आप ये कभी भी डिजिटल ज्ञान से आप कभी मत आइए, किताबों के ज्ञान से स्थापित रहिए। अब कोई भी ऐसे एसएमएस डिजिटल इंडिया आप ही की सरकार आगे बढ़ाती है सर, लेकिन हम ऑथेंटिक विषयों में विश्वास करते हैं, ऑथेंटिक चीज़ों में विश्वास करते हैं। हमारी वेबसाइट भी यहाँ पे होती है, उसका वो क्या कोड भी यहीं पे होता है। तो मैं इतना से तो पूछ रहा हूँ, कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं, जो यहाँ से करता है या बाहर से करता है? आपके विपक्ष जो बिहार में है उससे बात करो, उसके बारे में पूछ रही हूँ सर। मुझे एक बात बताइए, देखिए उनका ये कहना है कि आप अब ये मुद्दा उठा के ला रहे हैं, घुसपैठियों का मुद्दा, मगर आइडिया आपका तो कुछ और है। आइडिया ये है कि ये मुद्दा लाओ और पोलराइज करो, क्योंकि जितना पोलराइज किया जाए उतना बीजेपी को फायदा होता है। ये बात तो एस्टैब्लिश्ड है, आप पोलराइज करें, कोई भी पोलराइज करे, पोलराइजेशन हो तो फायदा बीजेपी को ऑटोमेटिकली होता है, और आप वही करने की कोशिश करें, क्योंकि बिहार में आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा उनका कहना। आप जवाब दीजिए। हम कभी पोलराइज की राजनीति नहीं करते। हमारी राजनीति का आधार सबका साथ सबका विकास है, लेकिन भारत माता और भारत के जनजीवन, भारत की सुरक्षा, भारत की उन्नति, इसके लिए अगर घुसपैठिए उसका रोड़ा बनते हैं तो उसका विरोध करना तो हमारा नागरिक कर्तव्य है। ये तो भारतीय संविधान में 51 नागरिक कर्तव्य में लिखा हुआ है, तो इसका तो हमें पालन करना ही है। इसका क्यों पालन नहीं करना चाहिए? आपको भारतीय होकर के गौरव अच्छा लगता है कि घुसपैठिए आ रहे हैं? आप बताओ, एक भारतीय नागरिक के नाते आप क्या कहोगे? तो जो आप कह रही है वही मैं कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हो बिल्कुल नहीं, मैं भी कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं, हम एक ही हैं। लेकिन मुद्दे और भी हो सकते थे, विकास का मुद्दा हो सकता था, कई मुद्दे थे, एजुकेशन का मुद्दा हो सकता था। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूँ। मुझे बताइए, 14 के बाद इस देश को विकास की राजनीति का मुद्दा बनाने का श्रेय, गवर्नेंस को राजनीति बनाने का श्रेय ये भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इलेक्शन आते हैं तो आप इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, फिर आप लोग नहीं करते हैं, विकास की बातें नहीं करते हैं सर। आपने महाराष्ट्र में आप प्रभारी थे, और क्या हुआ महाराष्ट्र में आपको भी पता है। जब पिछले मतलब लास्ट के 15 दिन में आपने हिंदुत्व इतना चढ़ाया कि पोलराइज हो गया स्टेट। महाराष्ट्र में लाडली बहनों के जीवन में परिवर्तन लाना क्या विकास का कार्य नहीं था? आज मुंबई में आप जो जाते हैं, मुंबई का जो आज आपको जो रास्ते का समाधान मिलता है, क्या ये महाराष्ट्र का विकास का कार्य नहीं था? क्या वधावन पोर्ट जो देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहा है, क्या वो विकास का मुद्दा नहीं था? क्या नवी मुंबई में एयरपोर्ट को एस्टेब्लिश करना क्या विकास का मुद्दा नहीं था? महाराष्ट्र में जल सिंचाई के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना क्या विकास का मुद्दा नहीं था? हम तो इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ करके जीत करके आए हैं। नहीं सर, आप लोगों ने एंड आते एओ ओवैसी सब करने लगे थे, तो चलिए छोड़िए, बिहार अब महाराष्ट्र खत्म हो गया। लेकिन ये बताइए सर कि एसआईआर का मुद्दा, एसआईआर मुद्दा बन गया, आप लोगों ने लगा जैसे कि ऑनेस्टली ये कोशिश करी थी, लेकिन विपक्ष आपसे वो बात खींचकर उलट आप पर वार कर रहा है, ये कह के कि एसआईआर जो आप लोग कह रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और
और आप सब वोट चोर है, आप वोट चोरी, सारी बात अब वोट चोरी पे चली गई है। आपको लग रहा है कि एसआईआर ये गलत समय पे शुरू हो गया, इस मुद्दे को अब आप थोड़ा डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं? पहली बात तो ये बताइए, मतदाता सूची ठीक होनी चाहिए किसकी मांग थी? भाई चुनाव आयोग में किसने कहा था मतदाता सूची ठीक होनी चाहिए? और आप उसके बहाने लोगों को बाहर कर रहे थे। नहीं, क्यों बाहर वैसे ही करेंगे वो हम? कह रहे हैं। एक व्यक्ति को बाहर नहीं किया है, एक व्यक्ति को सिंगल बाहर नहीं किया, इससे बड़ा झूठ इस देश में नहीं हो सकता। एक सिंगल व्यक्ति को बाहर नहीं किया है। Perception? और अब आप समझ लीजिए, अब आप 98% मतदाताओं के नाम वहां पर है। ये तो चुनाव आयोग के सब आंकड़े हैं। इस देश में दुनिया का कोई देश नहीं हो सकता है कि 7 करोड़ मतदाताओं में कोई 98% ठीक है। 68 लाख में से 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है, हमने बाहर किया है। 30 लाख लोगों के बाद डुप्लीकेशन वोट होते हैं, आप बिहार किए हैं। नहीं पता कि किसी का एक वोट अपने गांव में और एक वोट शहर में हो। जो लोग ट्रांसफर हो गए, लड़कियों की शादी होकर के चली गई, दूसरी जगह वोट है। कोई आए तो सही, और उसके बाद भी इसको चुनाव आयोग पूरी तरीके से जमीन पर लागू कर रहा है। हम चुनाव से नहीं भागे। जो लोग एसआईआर का मुद्दा उठा करके जमीन पे जाकर फेल हो गए, वो कहीं विदेश में छुट्टी मनाने गए हैं। हम तो यहीं पर बैठे हैं और हम तो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ने सबसे बड़ा काम किया है। चुनाव में सबका सही नाम आना चाहिए। सही नाम क्यों नहीं आना चाहिए? और इसमें पूरे एक भारतीय नागरिक होने के नाते सबका कर्तव्य होना चाहिए कि मैं जाकर के बताऊं कि मेरा नाम यहाँ पे दर्ज है। किसी के 2 नाम है तो उसको कटवाने चाहिए। कहां पर ये कौन सा मुद्दा है? और मैं ये मानता हूं कि देश की जनता इस बात को जानती है कि मुद्दा पूरी तरीके से गलत है। और आज चुनाव आयोग हर राजनीतिक दल को नीचे अपने बीएलओ बनाने की अनुमति देता है। सबको सूची उपलब्ध कराई गई है, फाइनल सूची उपलब्ध है। फाइनल सूची का भी 3 स्तर पर उस सूची का ऑथेंटिकेशन है। उस सूची को भी सर्वोच्च न्यायालय के सामने दिया है। किस दुनिया के देश में ऐसा मॉडल है कि चुनाव आयोग अपनी पूरी सूची को तुरंत डिजिटल कर रहा है, सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है? इससे ज्यादा निष्पक्षता के साथ कोई काम हो नहीं सकता। हमने इस देश में जिन संस्थानों को गौरव के साथ खड़ा किया है, हमने इस देश में सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस के लोग गाली देने लग जाते हैं, चुनाव आयोग को गाली देने लग जाते हैं। इस देश में कभी पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो सेना के ऑपरेशन पे प्रश्न चिन्ह उठाने लगते हैं। ये भी पक्ष का धर्म होता है। इस देश में नई संसद का उद्घाटन होता है, उसका बहिष्कार करने लगते हैं। इस देश में जीएसटी आता है, उसका बहिष्कार करने लगते हैं। इसको राजनीति कहते हैं। राजनीति का अर्थ है कि सकारात्मक तरीके से देश के हर विकास में सहयोग दे, देश के हर नागरिक में वोट जागरण का काम करे, और ये काम हम कर रहे हैं। और बाकी तो चुनाव आयोग का विषय, चुनाव आयोग कर रहे हैं। 98% जहां सही है, ये चुनाव आयोग आपको कह रहा है। संशय खड़ा करना, देश के संस्थानों को गाली देना, इससे देश के लिए कोई भला नहीं होता है। ये तो देश की 140 करोड़ जनता का संकल्प है कि आज भारत का लोकतंत्र दुनिया में गौरव करने जैसा लोकतंत्र है। सर, आप सवाल उठा रहे हैं कि कैसी राजनीति ये लोग कर रहे हैं, तो उस बारे में मैं पूछ ही लूँ आपसे। देखिए, नेपाल में जो अनरेस्ट हुआ, ये कू हुआ, सत्ता पलट हो गई वहाँ पर, तो उसी दिन से अलग अलग ऑपोजिशन के, इंडिया अलायंस के अलग अलग पार्टी के लीडर्स ये बात बोलने लगे। और फिर एक ट्वीट भी आई जो बाद में तेजस्वी ने कहा उनकी नहीं थी, शायद थी भी नहीं, लेकिन ये आवाज़ें उठने लगी। उन्होंने ये कहना शुरू किया कि 7 ऐसे ज़िले हैं बिहार में जिनकी बॉर्डर नेपाल से टच होती है। जो वहाँ हुआ वो यहाँ भी हो सकता है। इस तरीके की वाक्य बोलना या इस तरीके की परसेप्शन क्रिएट करना, इसको आप कैसे देखते हैं? आप कैसा देखती हैं? ये सवाल तो मैं आपसे करूंगी सर, दायित्व आपका है जवाब देने का। मेरे व्यूज हो सकते हैं, वो मायने नहीं रखते। नहीं, आप एकदम गलत है। और नेपाल से लगे हुए जिले पूर्वी चंपारण हो, पश्चिमी चंपारण हो, दरभंगा हो, दरभंगा के बाद मधुबनी हो, मधुबनी के बाद पूर्णिया हो, पूर्णिया के बाद कटिहार हो, कटिहार अररिया हो। मेरा तो एक चप्पा घुमा हुआ है, कहीं पर ऐसा नहीं है, एकदम बेबुनियाद है। इस तरीके की बातें बोलना कि अनरेस्ट वहां पर ऐसे बात बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। अच्छा भूपेंद्र यादव जी, ऐसा है कि आप यू आर समबडी जिसको बैकरूम स्ट्रैटेजिस्ट के हिसाब से
शुरू में जब हम लोग आपको जाने तो बैकरूम स्ट्रैटेजिस्ट थे भूपेंद्र यादव जी, बाद में प्रभारी बनना शुरू किए, बाद में इलेक्शन जिताना शुरू किए। तो ये पहले तो आपसे ये, और कितनी कमेटियों के आप पार्ट थे, पता नहीं आपका दिन क्या, सुबह सुना मैंने 6-7 बजे शुरू होती है, रात के 2-3 बजे खत्म होती है, कुछ बदलाव आया या फिर काम वैसे ही चल रहा है भूपेंद्र यादव जी का? मैं तो कभी 2-3 बजे नहीं होता हूँ भाई, मेरा कहना है अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो मेरा सही कहना है, सही समय पे सो, सुबह जल्दी उठो। आजकल कितने घंटे काम कर रहे हैं? नहीं, काम नहीं है, देखो जब आप बोझ मान के लगता है तो लगता है आपको काम कर रहे हैं, जब आनंद के साथ सेवा करते हैं तो आपको लगता है सेवा कर रहे हैं, तो हम तो सेवा करते हैं। सर आपसे एक बात पूछूं, देखिए शायद बहुत पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होगा, लेकिन 2003 से जो सिलसिला शुरू हुआ है ना आपका एज द बैकरूम स्ट्रैटेजिस्ट, एक के बाद एक आपने इलेक्शंस जिताई हैं, लेकिन बिहार आपके लिए सर मानो ना मानो सोर पॉइंट थोड़ा सा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी इट वाज एक्चुअली बीजेपी, आप कहीं अलायंस है, नीतीश जी हैं, व्हाटएवर, लेकिन बीजेपी वाज पिटेड अगेंस्ट आरजेडी, और आरजेडी के नंबर्स आपसे ज्यादा हुए, कहीं हल्की थोड़ा सेटबैक, स्लाइड सेटबैक, सरकार आपकी आई, कहीं चूक, कहीं ऐसी गलती कि आप नंबर्स अपने आरजेडी से ज्यादा न ला सके? नहीं, हम एनडीए के नेतृत्व में लड़े थे और एनडीए ने वहाँ पे सरकार बनाई। सर ये प्रेमिसेस तो मैंने दिया, मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूँ। आप जो पूछ रही हैं गलत पूछ रही हैं। जब सरकार एनडीए की बनी है तो एनडीए ने वहाँ पे जीत करके सरकार बनाई है, और हम एनडीए के संयुक्त रूप से लड़े हैं। इस बार क्या है तैयारी और कैसी है तैयारी, सच बताइएगा। मैं इतनी देर से सच ही बता रहा हूँ। आप मेरे से पूछ रही हैं कि मैं ईमानदारी से पूछ रही हूँ, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ। मैं सच के अलावा कुछ कहता ही नहीं जीवन में, और मेरे को तो कोई शर्म भी नहीं आती मना कर दें कि भाई मुझे नहीं पता। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस बार एनडीए की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। इस बार लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी अपने पीक पर हैं, और जिस तरीके की तैयारी हो रही है और जो समीकरण बन रहे हैं उसमें तेजस्वी आपसे बहुत आगे है, ऐसा लोकल रिपोर्ट्स। तो फॉल्स रिपोर्टिंग है। ठीक है भूपेंद्र यादव जी, अब आपने जितना मुझसे समय बताया था उससे आगे बढ़ चुकी हूं मैं, तो मैं इसे खत्म करूंगी, मगर जाते जाते प्रधानमंत्री जी का 75th बर्थडे, भूपेंद्र यादव जी सम थॉट्स। मेघा जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतने सजगता के साथ और इतने पैशन के साथ जो आप पत्रकारिता करती हैं, मैं आपको लगातार ज़मीन पर भी मेहनत करते हुए देखता हूं, तो मैं हृदय से आपकी पत्रकारिता के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, और मैं अपने आप को उन सौभाग्यशाली लोगों में मानता हूं जिन्हें नरेंद्र मोदी जी की टीम में काम करने का अवसर मिला है। मैंने प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली को, उनके जीवन के अनुशासन को, उनके समर्पण भाव से काम करते हुए उनको देखा है। मैं मानता हूं कि सार्वजनिक जीवन में 25 साल तक आप अपने सर्वोच्च शिखर पे हो, मतलब मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में आप 25 साल तक शिखर पे हों, और दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि एक लोकतांत्रिक देश में तीसरी बार देश की जनता आपको पुनः प्रधानमंत्री के रूप में बनाए। ये तभी संभव होता है जब अपने त्याग से, अपने समर्पण से, अपने संकल्प से, अपनी दृढ़ शक्ति से और अपने जीवन में एक वैशिष्ट्य के साथ कोई व्यक्ति सेवा करता है। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने वो नेतृत्व इस देश को दिया है, और सबसे बड़ा यही है कि जब वो देश के शासन में आए थे तो हिंदुस्तान 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में था। आज हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है, और 2047 का अगर विकसित भारत है तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी नींव रखने का काम किया है। ईज़ ऑफ डूइंग से लेके ईज़ ऑफ लिविंग तक कई पैमानों में इस देश में परिवर्तन किया है, और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसे स्वदेशी भारत का निर्माण कर रहे हैं जो कोविड की दवाई बनाने में सबसे आगे है, जो गगनयान में सबसे आगे है, जो देश के डिफेंस आत्मनिर्भरता में सबसे आगे है। तो अब प्रधानमंत्री जी का स्वदेशी चरखे से बढ़कर और चंद्रमा तक पहुंचा है। ये स्वदेशी में भारत ने नई उपलब्धियों को छुआ है। उनके जन्मदिन के अवसर पर उनकी दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत के संकल्प को
हम पूरी तरीके से साकार करने का काम करेंगे, यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, वेरी डीप थॉट्स। सर, इस नोट पे खत्म करते हैं। आप यहाँ आए, हमारे कॉन्क्लेव में शिरकत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माननीय मंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि कुछ क्षण आप मंच पर रुकें और मंत्री जी के सम्मान के लिए एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट न्यूज़ एंड प्रोडक्शन एबीपी न्यूज़ रजनीश आहूजा जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो विकास के विजन की बात हुई है तो हम चाहेंगे कि तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि 2047 का जो भारत बनेगा उसमें हम सभी की भागीदारी होगी और इसी विजन के साथ काम आगे बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से अपने विजन को बताने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है एबीपी नेटवर्क रीशेपिंग इंडिया कॉन्क्लेव आप देख रहे हैं और आपने जाना कि किस तरीके से विकास के साथ